साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आज आप वो सुनने जा रहे हैं जो आपने आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं सुना होगा, और मेरे इस वीडियो को कोई कॉपी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज तक जो दूसरे यूट्यूबर ने कहा है मैं उससे कुछ उल्टा कहने जा रहा हूँ। लोन डिफॉल्टर के लिए मेरा ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज तक आपने जितने भी यूट्यूबर के लोन डिफॉल्ट से रिलेटेड वीडियो सुने होंगे ना, उन्होंने हमेशा एक बात कही है कि सोल आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज भारत में नहीं होता है। आज मैं आपके सामने इस मुद्दे पर एक प्रकाश डालूंगा और मैं कहूंगा कि मैं जो भी बात करूंगा कानूनी तथ्यों पे करूंगा, तो उन कानूनी तथ्यों को आपको समझने की आवश्यकता है। साथियों, एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप लोन डिफॉल्ट के में फंस जाते हैं, आप चाहकर भी लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, लोन पर लोन लेकर आप राशि भरते भरते आप कर्ज के दलदल में इतने धंस गए कि आपको अपना परिवार भी नहीं दिखाई देता है, उनकी तकलीफें भी नहीं दिखाई देती है, और आप अपने जीवन के बारे में गलत सोचने लग जाते हैं। वह दिन नहीं जाता है जिस दिन हमें किसी व्यक्ति का ऐसा फोन नहीं आए कि मैं मेरे जीवन से मुक्त होना चाहता था और मैं आपसे बात कर रहा हूं। हम कॉल बुकिंग के आधार पर उनसे बात करते हैं, उनकी हर तकलीफ को समझने की कोशिश करते हैं और उन्हें भरोसा और उम्मीद दिलाते हैं कि जब अच्छा वक्त नहीं ठहरा तो उस बुरे वक्त की क्या बिसात कि लंबा रह जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, आप चिंता न करें। उनकी सारी डिटेल सुनकर A to Z जानकारी लेकर एक बेहतर से बेहतर सजेशन देने का हमारे द्वारा प्रयास किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार आर्बिट्रेटर के मामले में मुझे जब भी फोन आते हैं तो हर दर्शक का एक रटा रटाया शब्द होता है कि सर ये बताइए कि क्या सोल आर्बिट्रेटर नाम का भारत में कोई जज होता है। साथियों, मैं आज आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैंने उनसे पूछा कि आप ये सवाल क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि सर यूट्यूब पर ढेरों ऐसे चैनल हैं जो आर्बिट्रेटर के बारे में जब भी बोलते हैं तो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि सोल आर्बिट्रेटर के नाम का भारत में कोई जज नहीं होता है। साथियों, आज मैं इस बात का पूरा पोस्टमार्टम करूंगा कि जज क्या होता है, सोल आर्बिट्रेटर का पावर क्या है, सोल आर्बिट्रेटर क्या क्या कर सकता है, सोल आर्बिट्रेटर कौन कौन सी प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है। मैं उन तमाम बातों को आज आपके सामने रखूंगा। आपने हमेशा ये सुना है कि आर्बिट्रेटर अवार्ड से केवल चल संपत्ति ही अटैच होती है, तो आप इस धारणा से बाहर निकलिए। आज मैं आपको वो मुद्दा भी बताऊंगा जहां अचल संपत्ति भी अटैच होती है। ये बात कहने से पहले आप कोई कमेंट लिखें, मैं उससे पहले आपको बता दूं कि मैं खुद NBFC का पैनल लॉयर रहा हुआ हूं। आप मैंने कुछ दिन पहले एक ई-कोर्ट सर्विसेज पर किस तरह हम एक एडवोकेट के वर्क को सर्च कर सकते हैं, वहाँ आप मेरे नाम को सर्च करके देखिए कि मैंने कौन सी कंपनी की तरफ से मैं पैनल लॉयर था, और उसमें जो मैंने एग्जीक्यूशन पिटीशन लगाई थी वह कौन सी प्रॉपर्टी के लिए लगाई थी और उसका प्रोसेस क्या रहा। हम नहीं बोलते हैं, हमारा काम बोलता है। तो इसी कड़ी में साथियों, अब मैं आपके सामने बात करता हूं कि सोल आर्बिट्रेटर जज है या नहीं है। इस सवाल का जवाब आपको देना है। बस मैं आपके सामने कुछ तर्क रख रहा हूं, आप उन तर्क को सुन लीजिए। साथियों, सबसे पहली बात कहता हूं मैं, जज क्या होता है। हमारे घर में यदि हम 5 लोग हैं, 5 लोग मिलकर यदि हम कोई चीज तय करते हैं और उन चीजों को तय करके हम ये उम्मीद करते हैं कि घर में एक कार खरीदी जाएगी। बेटे ने अपनी बात रख ली, बेटी ने अपनी बात रख ली, पत्नी ने अपनी बात रख ली, लेकिन जो घर का मुखिया होता है
या घर का जो कमाऊ सदस्य होता है, जब वह कमाऊ सदस्य यह कहता है कि चलो गाड़ी की जरूरत है, गाड़ी ले आते हैं, तो साथियों वो जज है जो निर्णय करते हैं। इसी प्रकार जो आप वीडियो पूरा सुनना, मैं आगे आगे एक एक लॉ के टॉपिक पे आऊंगा। जिस तरह गांव में समाज के दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है, पंच बैठते हैं, पंच परमेश्वर भारत का सिद्धांत रहा हुआ है और परमेश्वर की बातों को टाला नहीं जाता है। अब गांव के जो भी पंच होते हैं, ख्यातनाम पंच, वह पंच दोनों पक्षों की बात सुनते हैं। दोनों की बात सुनने के बाद उन्हें जो फैसला सही लगता है वह अपना फैसला देते हैं, और वह अपना फैसला देते हैं। उन 5 पंचों में भी एक प्रमुख होता है जो अपनी बात को प्रधानता के साथ रखता है, तो वहां पर वह पंच भी जज है। अब लोगों का कहना यह है कि सर ये तो कोई तार्किक बात नहीं हुई, आप कानूनी मुद्दे पे बात करो। तो साथियों, एक एडवोकेट के रूप में अब मैं कानूनी मुद्दे पे बात करूंगा। इसके बीच में ये कहना चाहूंगा, यदि आप लोन डिफॉल्ट से रिलेटेड किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, अपने मन में गलत ख्याल ला रहे हैं, आपके मन में कुत्सित विचार आ रहे हैं, आप अपने जीवन को त्यागने का सोच रहे हैं, आप अपना एरिया छोड़कर भाग जाना चाहते हैं, आप लोन डिफॉल्टर बन चुके हैं या लोन डिफॉल्ट करने वाले हैं, किसी भी कंडीशन में यदि आप अपना समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक बार हमारे चैनल पर जाकर वह तमाम वीडियो देखें जो हमने इस YouTube चैनल पर पोस्ट कर रखे हैं। इसके बावजूद भी यदि आपको आपके सवाल का समाधान नहीं मिल पाता है, तो डिस्प्ले पे जो नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉल बुक करवा के बात कर सकते हैं। साथियों, ये कॉल बुक भी क्यों जरूरी है? कई लोग कहते हैं कि कॉल बुक क्यों जरूरी है, उसका जवाब देता हूं। किसी भी व्यक्ति की पूरी समस्या को सुने बिना उसे समाधान कभी नहीं दिया जा सकता है, और एक बार की बातचीत में कभी किसी व्यक्ति से पूरी बातचीत नहीं हो पाती और एक बार में कोई समाधान नहीं निकलता है। जब तक उस व्यक्ति की सारी समस्याओं का समाधान न हो जाए, तब तक उसकी कॉल सर्विस फैसिलिटी बनी रहती है और वह जब भी चाहे शाम को 6 बजे बाद चर्चा कर सकता है। आज थोड़ा सफ़र के दौरान ये वीडियो बन रहा है, गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा हुआ हूँ, तो आवाज़ तो आपको क्लियरली आएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस उम्मीद मेरी ये है कि आज का एक अच्छा टॉपिक है और वो जवाब आप तक पहुंचना चाहिए। अब बात उसी टॉपिक पे आ जाते हैं कि सोल आर्बिट्रेटर क्या जज होता है। तो साथियों, मैं एक बात बताऊं, जज किसे कहते हैं? वह प्रत्येक व्यक्ति जो निर्णय देता है, वह प्रत्येक व्यक्ति जो फैसला लिखता है, वह प्रत्येक व्यक्ति जो जजमेंट देता है। लेकिन सोल आर्बिट्रेटर देता है वो होता है अवार्ड, पंचाट कहा जाता है उसे। अब मैं यहां पर यह कहता हूं कि यदि किसी आर्बिट्रेटर ने आपको नोटिस भेजा, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने उसे इग्नोर किया, 1 नोटिस आए, 2 नोटिस आए, 3 नोटिस आए, अब ये सारे नोटिस इग्नोर करने के बाद इसमें एक पक्षीय आदेश कर दिया जाता है, आपके खिलाफ एक पक्षीय अवार्ड जारी कर दिया जाता है। अब एक बात बताइए मुझे कि सोल आर्बिट्रेटर के अवार्ड को लेकर जब आपके जिला न्यायालय की चाहे कमर्शियल कोर्ट हो या जो आपके एडीजे कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, उस सेशन कोर्ट में उसको एग्जीक्यूशन के लिए पेश किया जाता है, जहां कोर्ट आपको समन करती है और कोर्ट कहती है कि आपके खिलाफ एक अवार्ड पारित हुआ है जो 10 लाख का है, 15 लाख का है, और इस अवार्ड के अंदर आपका क्या कहना है, आपकी क्या आपत्ति है, आप स्पष्ट कीजिए। अब वहां पर यदि आप अपनी आपत्ति स्पष्ट नहीं कर पाए, आप पहले का कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं कर पाए, मजबूत बैकग्राउंड पे अपनी तैयारी नहीं कर पाए,
तो आपकी चल संपत्तियां भी अटैच होती है और अचल संपत्तियां भी अटैच होती है। अब एक बात फिर कह रहा हूं, अचल संपत्तियों के मैटर में कहना चाहूंगा कि कई लोगों ने प्लॉट पर, मकान पर होम लोन, कंस्ट्रक्शन लोन ले रखे हैं और ऐसे लोन के मैटर में जो कंपनी सरफेसी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई नहीं करना चाहती है या ऐसी कंपनियां जो कि सरफेसी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है, वह कंपनियां आर्बिट्रेशन अवार्ड करके आपकी प्रॉपर्टी को अपने अटैचमेंट में ले सकती है। अब आपको कोई ये कहता है कि अचल संपत्ति कुर्क नहीं होती है, अटैच नहीं होती है, तो वह उनकी अज्ञानता है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप किसी भी सीनियर अधिवक्ता से, सीनियर एडवोकेट से जो इस चीज का नॉलेज रखते हैं, उनसे कंफर्म कर सकते हैं। अब साथियों मुझे बताइए कि एक आर्बिट्रेटर जब अवार्ड पास कर रहा है तो वो अवार्ड एग्जीक्यूशन होने के लिए आपके सिविल न्यायालय में आया। आप इसीलिए उनको जज नहीं मान रहे हैं क्योंकि वो खुद एग्जीक्यूशन नहीं करा रहे। तो यहां पर एक बात और कहना चाहता हूं, भारत में एक अदालत चलती है, एक कोर्ट चलती है, जिसको हम कहते हैं स्थायी लोक अदालत, परमानेंट लोक अदालत। आपको सरकार से जुड़ी किसी एजेंसी से, किसी इकाई से, किसी एनबीएफसी कंपनी से, बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, जिस भी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट से यदि कोई शिकायत हुई है, यदि आपके अधिकारों का हनन हुआ है, यदि आपकी बात को नहीं सुना जा रहा है या फिर उन्होंने कोई ऐसा एक्ट किया है जिससे कि आपको नुकसान हो रहा है, ऐसी स्थिति के अंदर मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं PLA, परमानेंट लोक अदालत, जिसे हिंदी में कहा जाता है स्थायी लोक अदालत। आप वहां कोई केस फाइल करते हैं। अब मान लीजिए कि आपका डिस्प्यूट किसी एनबीएफसी बैंक के साथ ही था। अब वहां पर यदि दोनों पक्ष गए, यानी कि मैंने फाइल की आपकी ओर से कंप्लेंट, आपकी ओर से आप प्रेजेंट हुए या आपके वकील साहब प्रेजेंट हुए, दोनों जब प्रेजेंट हुए तो ऐसी स्थिति के अंदर मैंने कंप्लेंट फाइल की, उन्होंने जवाब दिया, जो मेरे एविडेंस प्रेजेंट करने थे मैंने मेरा एविडेंस प्रेजेंट किए, उन्होंने अपने एविडेंस प्रेजेंट किए, आर्ग्यूमेंट हुए और फैसला आ गया। अब मान लीजिए फैसला एनबीएफसी कंपनी के खिलाफ आया, जहां पर यह है कि एनबीएफसी कंपनी आपको 50,000, 5 लाख, 10 लाख का मुआवजा दे, या कोई दूसरी गवर्नमेंट इकाई है वो आपको मुआवजा दे। अब उनके वकील मौजूद हैं, उनको मालूम है ऑर्डर हो चुका है। अब इसके बावजूद भी उनका काम क्या होता है कि उनका वकील आपको जजमेंट की एक कॉपी भेजेगा और कॉपी भेजकर एक नोटिस देगा कि हमने इस तारीख को स्थायी लोक अदालत में एक कंप्लेंट फाइल की थी, परिवाद फाइल किया था, और उस परिवाद के अंदर सुनवाई हुई और आपके खिलाफ निर्णय पारित हुआ कि आप 5 लाख रुपए की राशि हमें 60 दिन के भीतर अदा करेंगे। आपने अदा नहीं की है तो सीधी सी बात है कि हमें आगे की कार्रवाई करनी पड़ेगी, तो आप 60 दिन के अंदर हमको पेमेंट कर दो। साथियों वापस याद कीजिए, ऐसा ही नोटिस आपको आर्बिट्रेशन की ओर से जब आर्बिट्रेशन अवार्ड पारित हो जाता है ना, तब आता है। आता है नहीं आता है आप खुद जानते हैं। अब मान लीजिए आर्बिट्रेशन अवार्ड हो गया, आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आ गया, इधर स्थायी लोक अदालत का जो नोटिस है ना वो बैंक के पास पहुंच गया, एनबीएफसी के पास। एनबीएफसी ने पेमेंट नहीं किया, वाह देखेंगे बाद में। तो फिर जो स्थायी लोक अदालत का आदेश है ना, उसको, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, दूसरे स्टेट की मुझे जानकारी नहीं है, टनल से गुजर रहे इस वक्त, हल्का सा अंधेरा दिख रहा होगा आपको, तो मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं। स्थायी लोक अदालत के आदेश को अमल कराने के लिए सिविल कोर्ट में एग्जीक्यूशन फाइल होता है, यानी कि इस आदेश को पूर्ण कराया जाए जो स्थायी लोक अदालत ने दिया है। अब बताइए
प्रक्रिया सेम है कि नहीं है? आर्बिट्रेशन के मैटर में भी यदि आप पर्टिकुलर हियरिंग के लिए उपस्थित होते हैं तो उसमें भी ऑप्शन होता है कि आप वकील को लेकर अपीयर हो सकते हो। अगर वकील अपीयर होगा तो उसका वकालतनामा फाइल होगा। आर्बिट्रेशन के नोटिस का रिप्लाई कभी वकील के लेटर पैड पर नहीं जाता है, कारण कि अगर वकील को रिप्लाई देना है तो उसको अपना वकालतनामा फाइल करके पार्टी के बिहेव पर वो अपना रिप्लाई देगा, लेकिन अपने लेटर पैड पर रिप्लाई नहीं देगा। ये पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग है, पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग है, जिसे कुछ आर्बिट्रेटर महोदय द्वारा जूम मीटिंग के नाम पर, गूगल मीट के नाम पर गलत किया जा रहा है, जो मैं उचित नहीं मानता हूं। आर्बिट्रेटर में ये ध्यान, जैसे एक बात बताऊं, यदि आपके खिलाफ किसी कोर्ट में कोई केस फाइल हुआ, आप कोर्ट में गए नहीं, आपने कोई जवाब पेश किया ही नहीं, तो आपके खिलाफ एक्स पार्टी आदेश हो जाता है। इसी तरह आर्बिट्रेटर ने भी आपको कोई लेटर भेजा, समन भेजा और आपने उस आदेश की पालना की ही नहीं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपके खिलाफ भी एक पक्षी आदेश हो जाएगा। और यदि आपका लोन अनसिक्योर्ड नहीं होकर सिक्योर्ड है, आपका मकान, आपकी फैक्ट्री, आपका प्लॉट, अगर ऐसी चीजें सिक्योर्ड है तो आर्बिट्रेटर के अवार्ड से उन प्रॉपर्टी को अटैच कराया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखें। दूसरी बात मैं कह दूं कि आर्बिट्रेटर के लिए पूरा एक एक्ट बना हुआ है और आर्बिट्रेटर जो भी काम करता है वह एक कोर्ट प्रोसीडिंग पे करता है। बाकायदा जिस तरह आप एप्लीकेशन लगाते हैं, पिटिशनर होता है, रेस्पोंडेंट होता है, दोनों की तरफ से एडवोकेट अपीयर होते हैं, जवाब फाइल होते हैं, यही प्रोसेस जो है वह आर्बिट्रेटर का होता है। अब आर्बिट्रेटर जो भी अवार्ड पास कर दे उसको सिविल कोर्ट में एग्जीक्यूशन के लिए पेश किया जाता है, और यदि आर्बिट्रेटर ने सलीके से अवार्ड पास किया हुआ है, उसमें कोई गलतियां नहीं छोड़ी हुई है, तो यकीन मानिए, यदि चल संपत्ति है तो चल संपत्ति और अचल संपत्ति है तो अचल संपत्ति भी अटैच होती है। अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि आर्बिट्रेटर नाम का भारत में कोई जज नहीं होता है। हम जज को केवल यही क्यों सोचते हैं कि कोर्ट की प्रोसीडिंग के अंदर जो बैठा है ना, वही जज है। हर वो व्यक्ति जज है जो निर्णय लेने की क्षमता रखता है। साथियों, आपकी नजर में मैं कौन हूं? मैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी हूं। लेकिन जब हम कोर्ट में पैरवी करते हैं ना, तो हम खुद एक जुडिशरी ऑफिसर के रूप में जाने जाते हैं। यदि कोई क्लाइंट हमारे साथ बदतमीजी कर दे, कोई ऐसा एक्ट कर ले, तो सीधा मजिस्ट्रेट उठ मैटर में एफआईआर तक करा देता है और यहाँ तक कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग कर देते हैं। तो इसी प्रकार आर्बिट्रेटर की भी अपनी एक कोर्ट होती है और उनके आदेश को, आपने ये चीज भी देखी होगी, कई लोगों ने लापरवाही रखी है। कई लोग गवर्नमेंट जॉब में हमको पूछते हैं कि सर क्या आर्बिट्रेटर हमारी सैलरी होल्ड करा सकता है? जरूर करा सकता है, उसके पास पावर है, इंटरिम ऑर्डर पास करते हैं। लेकिन यदि आप लोन डिफॉल्टर बन चुके हैं, आप प्रायर नोटिस, इंटीमेशन लेटर, कंपनी आर्बिट्रेशन रिप्लाई, एडवोकेट के आर्बिट्रेशन रिप्लाई, आर्बिट्रेशन हियरिंग के लिए जो आपको बुलाया जाता है उसका रिप्लाई, अगर आप सारी चीजें उस कोर्ट में अपीयर नहीं होकर भी अगर आप बाय रजिस्टर्ड पोस्ट कर देते हैं ना, तो उनको रिकॉर्ड पे लेनी है। और यदि बिना रिकॉर्ड पर लिए अगर वो कोई एक्स पार्टी अवार्ड पास कर भी देते हैं ना, तो वो कोर्ट में एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। आर्बिट्रेटर के मामले में एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि लापरवाही यदि आपको की है तो भुगतना पड़ सकता है, लेकिन आपने यदि प्रॉपरली रिप्लाई सबमिट कर दिए। आर्बिट्रेशन के मैटर में आप क्या सुनते हो? कई लोग आपको कहते हैं कि आर्बिट्रेशन में जूम मीटिंग जो करते हैं तो उसमें आप अपीयर हो जाओ और अपना पक्ष रखो। मेरे पास ऐसे लोगों के कॉल्स भी है जहां आर्बिट्रेटर जूम मीटिंग में आते ही नहीं है और वो अपनी तरफ से उपस्थिति लिख के मामले को आगे बढ़ा देते हैं। यदि आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से कोई लेटर भेजा है तो आपका रिकॉर्ड पे आएगा
अगर आर्बिट्रेटर अपने एड्रेस पर नहीं है और लौट के आ गया तो दुनिया का कोई अवार्ड पास नहीं हो सकता है। ये बात भी मान के चलना। आर्बिट्रेशन में आपत्ति क्या ली जानी है? अक्सर लोग कहते हैं सर एक फॉर्मेट दे दीजिए। सर हर व्यक्ति के लिए अलग स्टोरी होती है। अगर कोई कंपनी लोन के रिकॉल के साथ आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजती है, उसका जवाब अलग होता है। अगर कोई कंपनी आर्बिट्रेशन सजेशन 4-5 नाम सुझाती है, उसका जो जवाब होता है वो अलग होता है। अगर कोई एडवोकेट नोटिस भेज रहा है और उसमें आर्बिट्रेटर के सिर्फ नाम लिख रहा है, एड्रेस नहीं लिख रहा है, तो उसमें जो जवाब होता है वो अलग होता है। कोई व्यक्ति यदि आर्बिट्रेशन के अंदर कोई नोटिफिकेशन लिख रहा है तो उसका जवाब अलग होता है। आप तो ये देखिए कि ऐसे ऐसे महारथी भी है ना जो खुद को आर्बिट्रेटर तो बता रहे हैं लेकिन बैंक की मेल आईडी यूज कर रहे हैं। सोचनी बातें, अपने एड्रेस पर मौजूद ही नहीं है। तो आप जब तक आपत्ति पेश नहीं करेंगे ना, समाधान नहीं होगा। एक बात और मानिए, जब भी आर्बिट्रेटर का कोई अवार्ड पास होता है, उससे पहले जितने भी नोटिस आएंगे, आपको मेल से आएंगे, टेक्स्ट मैसेज से आएंगे, व्हाट्सएप से आएंगे, लेकिन जब आर्बिट्रेटर अवार्ड पास करता है ना, जब आर्बिट्रेटर अवार्ड पास करता है तो वो रजिस्टर्ड पोस्ट से आता है। क्यों आता है? कारण ये है कि उस अवार्ड को वो पोस्ट से भेजकर उस अवार्ड की कॉपी को, उस पोस्टल रसीद को और उस डिलीवरी रिपोर्ट को आपको मिल चुका है या रिटर्न लिफाफा, अगर आप लेने से इनकार करते हो तो ये एविडेंस लगाकर कोर्ट में एग्जीक्यूशन फाइल किया जाता है। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति इतने आधिकारिक रूप से काम कर रहा है, जिसका अवार्ड सिविल कोर्ट में लग रहा है और सिविल कोर्ट जिस अवार्ड के आधार पर आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर रही है, तो क्या वो जज नहीं है? जज का मतलब यही नहीं हो जाता कि कोई व्यक्ति एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो, कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, कोई सिविल जज हो, किसी ने जुडिशरी एग्जाम पास कर लिया हो। आर्बिट्रेशन के भी अपने कुछ तरीके होते हैं। आर्बिट्रेटर की नियुक्ति कैसे होती है, क्या उनके पावर है, उनके लिए क्या योग्यताएं हैं, उनके बारे में चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। साथियों, बस यही कहना चाहूंगा आज के वीडियो के माध्यम से कि इस वीडियो का मकसद आपको डराना कतई नहीं है, आपके हक और अधिकारों से आपको वंचित कराना बिल्कुल नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि यदि किसी आर्बिट्रेटर का नोटिस आया है ना, तो ये मान के चलना कि उसके नोटिस आपको एक बार नहीं आएगा, उसके नोटिस आपको 2 बार आएंगे, 3 बार आएंगे, 4 बार आएंगे। कई लोग मुझे कहते हैं कि सर हमने एक ऑनलाइन एडवोकेट के माध्यम से क्या किसी डेप्ट सॉल्यूशन के माध्यम से हमने आर्बिट्रेशन का रिप्लाई भेजा था, ऑब्जेक्शन भेजा था, लेकिन अब जब उनका वापस नोटिस आया है तो हम उन वकील साहब से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो वो कह रहे तुम जूम मीटिंग में उपस्थित हो जाओ और जो तुमने भेजा है उसको पढ़ के सुना दो। अरे भाई, सामने वाले के पास में पूरा लवाजमा है, सामने वाला आर्बिट्रेटर बैठा हुआ है अपने वीआईपी ऑफिस में, उनके जूनियर बैठे हुए हैं, उनके साथ पेशकार के रूप में कह लो आप, नोट डाउन करने वाले लोग बैठे हुए हैं, वहां पर उनका एडवोकेट मौजूद है। आप जो बोलोगे ना वो 2 शब्दों में काट देंगे। आप ओ माई गॉड के परेश रावल नहीं है कि आप हर चीज को साबित करोगे और उसके लिए आपके पास कोई एक कृष्ण खड़े होंगे। आपको अपना कृष्ण खुद बनना है, आपको अपना सारथी खुद बनना है, और उसके लिए जो सहयोग चाहिएगा हम करने के लिए सहर्ष तैयार हैं। आप इसकी चिंता ना करें।
वीडियो कॉल अटेंड करना नहीं करना आपकी व्यक्तिगत सोच है, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि जब मैंने अभी छोटी सी बात कही थी, हमने किसी एडवोकेट से रिप्लाई बनाया था, सेकंड नोटिस आया तो वो कह रहे हैं कि आप खुद उपस्थित हो जाओ। उन्होंने इंटरिम ऑर्डर कर दिया तो उनको कह रहे हैं कि उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करो। अरे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही काम कीजिए, आप सिर्फ एक ही काम कीजिए। आप ये मान के चलिए जब पहला नोटिस आता है ना, उसी टाइम रिप्लाई करें। मैं तो कहता हूं कि लोन डिफॉल्ट होने से पहले या लोन डिफॉल्ट हो चुका है तो प्रायर नोटिस भेजिए। अगर आप प्रायर नोटिस भेजेंगे और फिर वो आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजेंगे तो आप प्रायर नोटिस का हवाला अपने रिप्लाई में दे पाएंगे। फिर वो कंपनी आर्बिट्रेशन का जो लोन रिकॉल नोटिस आता है आप उसका रिप्लाई करें। फिर अगर वो आर्बिट्रेटर नाम का सजेशन देते हैं आप उसका रिप्लाई करें। अगर वो आर्बिट्रेशन हियरिंग इसके बाद देते हैं ना, तो आप आर्बिट्रेटर महोदय को लिखिए कि आप एक विद्वान विधिवेत्ता है, आपको कानून का ज्ञान है, आप आर्बिट्रेटर है, आप भली बात ही जानते हैं कि जब हम ऑब्जेक्शन ले सकते हैं तो आर्बिट्रेटर अपॉइंट कैसे हो सकता है। वैसे साथियों, कई लोग कहते हैं कि हम जवाब बनाना जानते हैं लेकिन बड़ा अमाउंट फंसा होता है, किसी वकील की सहायता जरूर लिया कीजिए। और एक बात ये बताओ, कई लोग कहते हैं सर हम नज़दीकी वकील साहब से मिलने गए, उन्होंने कहा हे राम तुम तो फंस गए, अब तुम्हारे घर पे ताला लग जाएगा। अरे कैसे लग जाएगा? आप अपनी आपत्ति भेजिए। मेरा कहना यह कि 4 नोटिस आर्बिट्रेशन प्रक्रिया में भी आपको मिलेंगे। आप किसी भी एडवोकेट से बात करें तो उनसे ये कहिए कि ये पहला नोटिस नहीं है, इसके बाद 4 नोटिस और आएंगे, आपको जो भी पेमेंट लेना है चारों नोटिस का लीजिए। मैं तो पहला सजेशन देता हूं लोकल एडवोकेट से कांटेक्ट करें, वो आपके लिए बेहतर है। और दूसरी बात कह रहा हूं, उन लोगों से बचे जो दूसरे के लिए लोगों की वीडियो को कॉपी करते हैं। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को देखकर सीख रहा है, दूसरे के कंटेंट को कॉपी कर रहा है, वह आपको क्या बचाएंगे। आप किसी से जुड़ना चाहें तो ऐसे व्यक्ति से जुड़े जो सशक्त हो, जो अपनी बात का धनी हो। अगर आप 10 बार भी फोन करें, 10 बार भी बात करें, तो वह आपको तसल्ली से बात कर पाए। यदि किसी कारण से व्यस्त है तो वह सदे शब्दों में आपको आपका रिप्लाई दे पाए। तो साथियों, आप बताइए कि आज तक क्या आपने जितने भी वीडियो सुने, आपने यही सुना कि भारत में सोल आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज नहीं होता है। अरे सोल आर्बिट्रेटर पावर ही जजशिप है, क्योंकि वो जो अवार्ड पास कर रहा है वह सिविल कोर्ट एक्सेप्ट कर रही है, जिस तरह स्थायी लोक अदालत का एक्सेप्ट करती है। और दूसरी बात, आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर बड़े बड़े लेन देन होते हैं, उन लेन देन में भी आर्बिट्रेटर का महत्व होता है। यहां तक कि आर्बिट्रेटर को हाई कोर्ट से मनोनीत कराया जाता है। हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल होती है कि इस मैटर में आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है। तो यहां कुछ टेक्निकल चीजें जरूर हैं जिनमें जितनी चर्चा करें बात कम है। वैसे मैं जब भी आपसे बात करता हूं मैं कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं करता हूं, जो अपना ज्ञान है आपके सामने रख देता हूं। और आज अंधेरा होने वाला है, ज़्यादा बात कर नहीं पाऊंगा। बस यही कहूंगा कि यदि आप लोन डिफॉल्ट के चक्रों में उलझ चुके हैं, आर्बिट्रेशन का कोई नोटिस आपको आने वाला है, उससे पहले प्रायर नोटिस भेजिए। अच्छे वकील से मिले, 2 पैसा खर्चा होगा लेकिन एक सही सलाह मिलेगी। और यदि पैसा है तो पैसा जमा करा दीजिए, नहीं है तो खुद का बचाव भी करना पड़ेगा, क्योंकि 10 लाख का लोन लिया है, 5 लाख आप भर चुके हैं, ब्याज पेनल्टी सहित उन्होंने 8 साढ़े 8 लाख निकाले हैं। आर्बिट्रेशन और सारे खर्चे मिला के वापस 10 लाख कर देंगे, और अवार्ड पास हो जाएगा ना तो भरना भी पड़ जाएगा। इसीलिए अपने आप को मजबूत बनाएं। साथियों, कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताएं। और एक बात कहूंगा, कोई कॉल बुक कराने की आवश्यकता नहीं है। हमें कॉल बुक तभी कराए जब आपको लगता है कि आपके सवालों का समाधान हमारे किसी चैनल में आपको नहीं मिला। उसके बाद भी उन्हीं बातों को सुनना चाहते हैं, कुछ नए सुझाव चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का केस अलग होता है, हर व्यक्ति की जानकारी अलग होती है, हर व्यक्ति की परेशानी अलग होती है, उसका रोजगार अलग होता है, तो बहुत सारी बातें होती है। तो बात करना चाहे
तो दिए हुए नंबर पे कॉल बुक करवा के आप हमें बात कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।